अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 9 है और आज हम जो है वो सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और इसके बाद आज हमारा जो टॉपिक होगा वो डोमेन मॉडल होगा। ये जो डोमेन मॉडल है इट इज़ नॉट अ प्रोसेस मॉडल। ये डोमेन मॉडल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस मॉडल को हम बनाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमने डाटा फ्लो डायग्राम जो है वो डीएफडी को हमने डिस्कस किया था। डीएफडी जो डायग्राम होती है वो इसलिए हम ड्रॉ करते हैं ताकि हमें जो है ऑन पेपर हमें पता लग जाए कि हमारे डाटे का क्या फ़्लो है अक्रॉस द डिपार्टमेंट। इसकी हमने एक एग्ज़ाम्पल ली थी यूनिवर्सिटी की। हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं और वो एडमिशन डिपार्टमेंट में हम सबमिट करवाते हैं। वहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है जो उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट में फ़र्दर प्रोसेसिंग के लिए जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो यहाँ से हमें डीएफडी जब हम बनाएंगे तो हम डीएफडी हमें इंडिकेट करेगी कि हमारे फ़्लो ऑफ डाटा कैसे है कि सबसे पहले एडमिशन डिपार्टमेंट में फॉर्म आते हैं, प्रोसेस होते हैं और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रेलेवेंट डिपार्टमेंट में जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो डीएफडी ग्राफिकली हमें ये बता रहा होता है कि डाटे का फ़्लो कैसे है। और डीएफडी को हमने नेक्स्ट आगे हमने उसको मज़ीद एक्सप्लोर किया था। तो डीएफडी 3 टाइप्स की हमने डिस्कस की थी। पहली तो थी कॉन्टेक्स्ट लेवल की डीएफडी। कॉन्टेक्स्ट लेवल मीन ज़ीरो लेवल की डीएफडी थी जिसमें बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन थी। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते थे। उसमें दो एंटिटीज़ एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं उसको हमने डिस्कस किया था। उसमें भी फर्दर हमने 2 और एग्जांपल्स ली थी। उसमें एक ऑनलाइन शॉपिंग की हमने एग्जांपल ली थी और इसके अलावा हमने एक फ़िज़िशियन की भी एग्जांपल ली थी कि एक पेशेंट आता है, वो फ़िज़िशियन के पास आता है और फ़िज़िशियन के पास एक कंप्यूटराइज सिस्टम है तो वो उसको कैसे प्रोसेस करेगा। तो ये ज़ीरो लेवल की कॉन्टेक्स्ट लेवल की डीएफडी थी। फिर हमने डीएफडी को फर्स्ट लेवल पे लेके गए। फर्स्ट लेवल में एब्स्ट्रैक्शन लेवल कम हो जाता है। उसमें हम एक प्रोसेस के अंदर और कितने प्रोसेसेस होते हैं उसको डिटेल से हम एक्सप्लोर करते हैं। और डीएफडी की जो तीसरी टाइप होती है उसको सेकंड लेवल कहते हैं। सेकंड लेवल आल दो कि हमें बहुत कम इस्तेमाल करने में मिलता है, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं या ऐसे सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर थोड़ी सी एम्बिगुइटी होती है तो वो फिर हम डीएफडी सेकंड लेवल तक भी ले जाते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डोमेन मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं। डोमेन मॉडल बनाने की फ़िलॉसफी कुछ इस तरीके से है कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो है हमारे सॉफ्टवेयर में कितनी क्लासेस होंगी और उन क्लासेस के नेम्स क्या होंगे, उसमें जो है वो क्लासेस आपस में किस तरह इंटरेक्ट करेंगी। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। अमूमन स्टूडेंट्स जो है वो ये परसीव करते हैं कि दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ अ कोडर, कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने क्लासेस बनानी है अपने सॉफ्टवेयर में। क्लासेस के नेम्स भी उसी ने रखने हैं, चूँकि वो कोडिंग कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये कॉन्सेप्ट होता है कि this is the duty of software analyst to identify the classes, their names and interaction। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर एनालिस्ट होते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई करें कि हमारे सॉफ्टवेयर में टोटल कितनी क्लासेस होंगी, उन क्लासेस के नेम्स क्या होंगे, उसका स्केलेटन क्या होगा,
उसके अंदर फंक्शंस या मेथड्स कौन सी होंगे, उनके नेम्स क्या होंगे, वो क्या फंक्शनैलिटी हम रिक्वायर करते हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हम फॉरवर्ड करते हैं। किसको फॉरवर्ड करते हैं? हम फॉरवर्ड करते हैं कोडिंग वाले को। तो कोडिंग वाले को पता लग जाता है कि जो प्रोग्रामर होता है उसको पता लग जाता है कि उसने टोटल कितनी क्लासेस बनानी है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसमें कितने फंक्शंस उसने डिफ़ाइन करने हैं, किस नाम से करने हैं। तो वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन उसी के पास होती है। तो इस प्रोसेस में हम एक ही डॉक्यूमेंट है उसको फॉलो कर रहे हैं। ये वो वाला डॉक्यूमेंट है जो कि हमने ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ या एंड यूज़र के साथ जो हमने कम्युनिकेट किया था, उससे जो हमें जो रिक्वायरमेंट हमने गैदर की थी, जिसको हमने डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन भी कहा था, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी कहा था। इसमें हमने स्पेसिफाई किया था कि कौन सी रिक्वायरमेंट एक एंड यूज़र को चाहिए होती है। तो उसी डॉक्यूमेंट को हम फर्दर जो है वो आगे प्रोसेस करते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर एनालिसिस जो है वो ब्रिज प्रोवाइड करता है हमारे रिक्वायरमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान। यानी कि कम्युनिकेशन में हम जो है वो रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं और एनालिसिस में हम एक ब्रिज प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारे प्रोग्रामर्स हैं उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट कर दें, जैसे जो है सॉफ्टवेयर की जो है वो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो डोमेन मॉडल को हम देख लेते हैं कि डोमेन मॉडल को हमने कैसे बनाना है, और हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो डोमेन मॉडल को बनाएंगे। A domain model is a visual representation of conceptual classes or real world objects in a domain of interest। अब इसमें दो वर्ड्स आ गए हैं, एक डोमेन का वर्ड आ गया है और एक हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्लासेस का आ गया है। तो डोमेन का मतलब होता है कि किसी भी एरिया के बारे में आपके पास कंट्रोलिंग है या उसकी नॉलेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैकल्टी मेंबर है, तो एक फैकल्टी मेंबर जो है वो चूँकि वो टीचिंग कर रहा है, तो फैकल्टी में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर किया जाता है, स्टूडेंट्स को डिफरेंट असाइनमेंट्स दी जाती हैं, क्विज़ेस दी जाती हैं, फिर उसके पेपर की चेकिंग होती है, उसके रिज़ल्ट्स जो है वो अपलोड किए जाते हैं। तो एक फैकल्टी मेंबर को उस डोमेन का पता होता है, यानी कि उस एरिया का पता होता है। तो डोमेन मॉडल जो है वो बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि एक हमारे पास डोमेन है, जैसे कोई हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो एक डोमेन है ऑनलाइन, उसकी हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस बनाते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस क्या होती हैं कि कॉन्सेप्चुअली हम उसको ड्रॉ करते हैं अपने पेपर के ऊपर, तो उसको हम डोमेन मॉडल बोलते हैं। क्योंकि जब हम उस डोमेन में से कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसी में से भी हम क्लासेस को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी ऐसी क्लासेस होंगी जो एक्चुअल हम सॉफ्टवेयर में बनाएंगे। डोमेन मॉडल इज़ नॉट द मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर आपने जो है वो इसको नोट रखना है कि डोमेन मॉडल बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स तो नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट में जो हमारी डिज़ाइन क्लास डायग्राम है जो आगे जाके हमने पढ़नी है, उसमें हम डिसाइड करेंगे कि डोमेन मॉडल में से कौन सी ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं जो कि हम अपने सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। इन आइटरेटिव डेवलपमेंट domain model is incrementally built in several iterations। तो हर आइट्रेशन में हम डोमेन मॉडल में डिफरेंट जो है वो क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमारे जो एंड यूज़र्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स चूँकि चेंज होती रहती हैं, तो हमारी डोमेन में नई नई क्लासेस भी इंट्रोड्यूस होती हैं। तो इंक्रीमेंटली हम डिफरेंट जो क्लासेस होती हैं उसको फिर हम आइडेंटिफाई करके इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं।
नेक्स्ट है जी, डोमेन मॉडल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस बनाएंगे, उससे हम एक एग्जांपल के थ्रू हम जो है वो देखेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस की फिर हम एसोसिएशन बनाएंगे, फिर उसके एट्रीब्यूट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करके उसमें जो है वो मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस कौन सी होंगी और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। डोमेन मॉडल इलिस्ट्रेट्स कॉन्सेप्चुअल क्लासेस और वोकैबुलरी इन द डोमेन। तो यहाँ पर डोमेन मॉडल में हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उस डोमेन की जो वोकैबुलरी होगी बेसिकली हम उसी को ही यूज़ करेंगे। इट इज़ एन आइडिया, थिंग और ऑब्जेक्ट। ये कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ए कॉन्सेप्चुअल क्लास मे बी कंसीडर्ड एज ए सिंबल ऑफ इंटेंशन एंड एक्सटेंशन। अब यहाँ पर 3 वर्ड्स आ गए हैं, सिंबल, इंटेंशन एंड एक्सटेंशन। सिंबॉलिकली हम इसको देखते हैं, इंटेंशन और एक्सटेंशन को डिटेल से हम देखते हैं। सिंबल मीन वर्ड्स आर इमेजेस रिप्रेजेंटिंग ए कॉन्सेप्चुअल क्लास। कोई वर्ड हो सकता है, वर्ड जैसे हमारे पास एक कार्ड है, कार्ड का एक वर्ड है या उसका इमेज भी हो सकता है। तो कार्ड इटसेल्फ एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम कॉन्सेप्चुअल क्लास भी बना सकते हैं। इंटेंशन, ये कार्ड जो मैंने डिस्कस किया है ये क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, डेबिट कार्ड भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट कार्ड जिससे आप पे करते हैं वो सिंबॉलिकली एक वर्ड भी है और एक इमेज भी है जो कि एक कॉन्सेप्चुअल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इंटेंशन का मतलब है द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लास, कि उस कॉन्सेप्चुअल क्लास के बारे में आपने डिफ़ाइन करना है। जैसे कार्ड है, कार्ड की एक्सटेंशन ये है कि ये डेबिट कार्ड भी हो सकता है, ये हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं उसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ, तो जब हम उसको डिफ़ाइन करेंगे तो उसको इंटेंशन बोलेंगे। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी को एक्सटेंड करना, द सेट ऑफ एग्जांपल्स टू विच द कॉन्सेप्चुअल क्लास अप्लाइज। तो हम डिफरेंट एग्जांपल्स में को लेंगे। एक्सटेंशन का मतलब भी यही होता है कि हम उसको एक्सटेंड करें, उसको मज़ीद एक्सप्लेन करें। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे। तो conceptual class, it is widely used techniques are use a conceptual class category list, identify the noun phrases from use case text scenarios। अब यहाँ पर 2 ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हमारे पास आई हैं। एक तो हमारे पास आई है यूज़ केसेस की टर्मिनोलॉजी, एक है कैटेगरी की लिस्ट। तो सबसे पहले आती है कैटेगरी की लिस्ट। कैटेगरी फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्ड की कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर हमारे पास डेबिट कार्ड भी आ जाता है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड भी आ जाता है। इसके अलावा कंपनीज़ अपने भी कार्ड इंट्रोड्यूस करवाती हैं, उस कार्ड का कुछ भी नाम हो सकता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लास एक हमारी कार्ड की बन गई, उसकी कौन कौन सी कैटेगरी होगी, उसकी डेबिट कार्ड हो सकती है, क्रेडिट कार्ड हो सकती है, कंपनी का अपना इशू करदा कार्ड हो सकता है। इसके अलावा नाउन फ्रेजेस, नाउन फ्रेजेस का मतलब है कि नाउन का मतलब है कि इसम, कोई भी जगह, कोई भी नाम, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। फ्रॉम द यूज़ केसेस, यूज़ केस एक स्टोरी होती है जो कि हम लिखते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है उसके बारे में हम लिख देते हैं। तो उसी के अंदर से हम जो है वो इसम या उसकी नेम, प्लेसेस जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज़ बेटर टू ओवर स्पेसिफाई अ डोमेन मॉडल। इसको हम मज़ीद स्पेसिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हम डोमेन मॉडल को कैसे बनाते हैं, तो हम थ्रू आउट एक एग्जांपल लेके चलेंगे, तो उससे आपको काफ़ी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि जी हम डोमेन मॉडल को कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास एक शॉर्ट
शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक स्टोरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको हम यूज़ केस भी बोलते हैं और ये एक ब्रीफ यूज़ केस है। इसके बाद हम यूज़ केसेस को डिटेल से हम देखेंगे इस लेक्चर के बाद, वहाँ से और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। तो होता ये है कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने टेक्निक्स पढ़ी थी। टेक्निक्स में हमने एलिसिटेशन की टेक्निक्स थी कि हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करेंगे। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे, उसके अंदर हम जो है वो मीटिंग्स अरेंज करेंगे, कोई सर्वे हो सकता है, इसके अलावा टास्क एनालिसिस हो सकता है, इसके अलावा हम स्टोरी बयान कर सकते हैं। तो ये एक स्टोरी है। हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, उस एरिया में बैठ के ऑब्ज़र्व करेगा और वो फिर ये चीज़ लिखेगा। देखते हैं उसमें वो क्या चीज़ लिखता है। लिखता है कि ए कस्टमर अराइव्स एट द चेकआउट विद अ बास्केट ऑफ गुड्स। आप में अमूमन काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट मॉल्स में शॉपिंग की होती है। तो आप क्या करते हैं कि एक बास्केट लेते हैं और डिफरेंट जो है अपनी प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट करनी होती है, जो भी आइटम्स होती हैं वो आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक उसको सिलेक्ट करके उस बास्केट को के अंदर जो रख लेते हैं। उस बास्केट को लेके या उस ट्रॉली को लेके फिर आप चेकआउट पॉइंट पे जाते हैं जहां आपने पे करना होता है। द कैशियर स्कैन्स ईच प्रोडक्ट। तो वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है, उसको कैशियर कह दें, उसको रिप्रेजेंटेटिव कह दें। उसका काम क्या होता है कि हर प्रोडक्ट को वो स्कैन करता है। उसके पास एक स्कैनर होता है, तो बेसिकली वो एक इनपुट डिवाइस होती है। तो वो स्कैनर के थ्रू जो है वो आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उसके बार कोड को वो स्कैन करता है। उस बार कोड के अगेंस्ट प्रोडक्ट का नाम, उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी खुद ब खुद ही उस सिस्टम में एंटर हो जाती है। द प्राइस ऑफ ईच आइटम इज़ डिटरमिन्ड बाय द सिस्टम। तो सिस्टम खुद ही उसकी प्राइस को आइडेंटिफाई कर देता है। इन सम केसेस के बार कोड अगर वो अच्छे तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता तो सिस्टम में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। एंड द प्राइस ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज़ डिस्प्लेड ऑन द कस्टमर एंड रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट। तो आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स जो है वो सिलेक्ट की होती हैं उसकी सारी डिटेल जो है उस कैशियर के सामने भी आ रही होती है और आपके सामने भी आ रही होती है, और उसका पूरा टोटल आपके सामने आ रहा होता है। और आपको एक रिसिप्ट यानी कि रसीद जनरेट करके दी जाती है, जिसमें आपने जो चीज़ें परचेज़ की होती हैं उसकी जो है वो फुल क्वांटिटी, उसकी क्या प्राइस है, उसका क्या नाम है, अगर कोई डिस्काउंट है तो वो शो हो रहा होता है। द टोटल इज़ शोन टू द कस्टमर। और ज़ाहिर है वो कैशियर आपको सबसे पहले ये बताता है कि जी 2000 का बिल हो गया या 5000 का बिल हो गया, कि क्या मैं इसको कमिट कर दूँ। हु मेक्स अ पेमेंट बाय कैश, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आप किस तरीके से इसकी पेमेंट करेंगे। आपने अगर कैश करनी है तो आप फौरी तौर पे जो है वो आप उसको बता देते हैं कि मैं ये जो है वो इसकी जो पेमेंट है वो बाय कैश करूँगा। उसके बाद अगर आपने कैश के थ्रू नहीं करनी तो आप फौरी तौर पे अपना डेबिट कार्ड, जिसको एटीएम कार्ड भी बोलते हैं, या क्रेडिट कार्ड आप उसको देते हैं। उसके पास एक मशीन होती है जो कि स्वाइप करते हैं, तो आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट से जो है वो डेबिट हो जाती है, यानी कि उस मॉल के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में और वो इसको देखते हैं कि वो इस तरीके से काम हो रहा है। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ यूज़ केस है। तो हम इसका डोमेन मॉडल बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम इसमें से
अंडरलाइन कर देंगे वो तमाम नाउन्स को या नाउन फ्रेजेस को। तो अभी जो मैंने आपको डिटेल से जो है वो ये चीज़ बोली है कि जी वो किस तरीके से ये काम करेगा, तो उसमें से सबसे पहले देखें कस्टमर। कस्टमर बेसिकली एक नाउन है, उसको हमने बोल्ड लेटर्स में अंडरलाइन कर दिया। इसके अलावा चेकआउट, ये भी एक नाउन फ्रेज़ है, उसको हमने जो है वो अंडरलाइन कर लिया। बास्केट ऑफ गुड्स, तो बास्केट बेसिकली एक नाउन है, उसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया। कैशियर, ये एक इसम है, ठीक है, तो कैशियर को हमने अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह प्रोडक्ट है, प्राइस है, आइटम है, सिस्टम है, प्राइस फिर आ जाती है, इसको फिर आपने अंडरलाइन कर देना। ट्रांजैक्शन है, ये एक नाउन फ्रेज़ है। कस्टमर है, रिसिप्ट है, टोटल है, फिर कस्टमर आ जाता है, पेमेंट आ जाती है। और इसके अलावा कैश, डेबिट कार्ड, ये तमाम जो है ये नाउन या नाउन फ्रेजेस हैं। तो पहला स्टेप ये हो गया कि जो हमारे पास ब्रीफ यूज़ केस है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, हम क्या करेंगे उसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि हमें नाउन फ्रेजेस का पता लग जाए। उसके बाद हमारी दूसरी स्ट्रेटजी होती है मैप मेकर स्ट्रेटजी, वाइट बोर्ड स्ट्रेटजी भी इसको बोलते हैं। तो जो हमारे पास हमने नाउन फ्रेजेस जो है वो हमने आइडेंटिफाई किए थे, उसको अलग-अलग हम अपने वाइट बोर्ड पे लिख देते हैं। जैसे हमारे पास कस्टमर है, चेकआउट है, बास्केट है, गुड्स हैं, कैशियर है, तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। तो बाकी जो चीज़ें हैं हम उसमें से एलिमिनेट कर देते हैं, और जो चीज़ें हमने अंडरलाइन की थी और बोल्ड लेटर्स में हमने की थी उसको हम अलग से लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है वो स्ट्रेटजी होती है ऑर्गेनाइज़ करना, इसको ऑर्गेनाइज़र भी बोलते हैं। तो मूव रिलेटेड द आइटम्स क्लोजर, अंडरलाइन आइटम्स फर्दर अपार्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिनोनिम्स, इनेबल्स रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट्स। तो अगर हम इसमें प्रीवियस में देखें तो कई ऐसी हमारे पास नाउन या नाउन फ्रेजेस हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे हमारे पास ये प्राइस है, ये भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी प्राइस है, यहाँ पर भी प्राइस है, तो ये रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ये कस्टमर है और ये भी कस्टमर है और ये भी कस्टमर है, तो ये रिपीट हो रहे हैं। तो पहला ये काम करना है कि जो रिपीट होने वाले जो हमारे नाउन्स हैं तो उसको हमने इसमें से एलिमिनेट कर देना है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे फ्रेजेस भी हैं जो कि सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स हैं मतलब उनके सेम मीनिंग है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, आइटम और गुड्स, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में से कोई एक नाम रख लेंगे, बाकियों को एलिमिनेट कर देंगे। या तो हम अपनी डोमेन मॉडल की जो क्लास है उसका नाम प्रोडक्ट रखेंगे, या आइटम रखेंगे, या गुड्स रखेंगे। कभी भी हम तीन क्लासेस नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सिनोनिम्स हैं। तो ये हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन हो गई कौन कौन सी हमारे पास इसमें क्लास अवेलेबल है। तो ये हमारी जो है डोमेन की क्लासेस होंगी, कस्टमर, कैशियर, सिस्टम, रिसिप्ट, चेकआउट, प्राइस, ट्रांजैक्शन, टोटल, बास्केट, पेमेंट, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, या इसको हम कार्ड की भी एक क्लास बना सकते हैं। तो अब हम इसी में से ही चूज़ करेंगे कि ये हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हो गई जो कि रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स भी कहलाती हैं। तो ये रियल वर्ल्ड की जो क्लासेस हैं उसको हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी क्लास बनेगी। हो सकता है कि इसमें से कुछ क्लासेस बने, जैसे मुझे नज़र आ रहा है कि सिस्टम की क्लास जो है वो सॉफ्टवेयर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा टोटल की क्लास भी बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने सॉफ्टवेयर में। कस्टमर की क्लास ज़रूर बनेगी, चेकआउट की भी ज़रूरत नहीं है, बास्केट की बन जाएगी। प्राइस चूँकि रिसिप्ट के ऊपर शो हो रही होती है, प्राइस की भी ज़रूरत नहीं है। कैशियर की क्लास बनाना ज़रूरी है क्योंकि किस कैशियर ने जो है कौन सी ट्रांजैक्शन परफॉर्म की, पेमेंट की क्लास हो सकती है, कार्ड की क्लास हो सकती है।
तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में कितनी क्लासेस होंगी और कौन कौन सी क्लासेस होंगी। डोमेन मॉडल की दूसरी चीज़ है जी एसोसिएशन। तो दो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस के दरमियान हम एसोसिएशन क्रिएट करते हैं। जैसे सेल है, सेल की एक कॉन्सेप्चुअल क्लास है और आइटम की एक कॉन्सेप्चुअल क्लास है। और अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास आइटम, गुड्स, प्रोडक्ट ये सिनोनिम्स से हमने क्या किया, इनमें से एक क्लास हमने आइडेंटिफाई कर ली और उसका नाम आइटम्स रख लिया। अब हमारे पास कोई भी ऐसी क्लास नहीं होगी जिसका नाम प्रोडक्ट होगा या गुड्स होगा। हमारे पास वही क्लास होगी जिसका नाम होगा आइटम। तो हमारे पास एक सेल की क्लास है, सेल कंटेन्स आइटम। अब यहाँ पर देखें, ये दो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं, उनके दरमियान एक एसोसिएशन है। तो कंटेन्स बेसिकली एक एसोसिएशन का नाम है, ये एक वर्ब है। तो हमारे जितने भी वर्ब्स होते हैं वो बेसिकली एसोसिएट करते हैं दो क्लासेस को। इसके अलावा हमारे पास मल्टीप्लिसिटी है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि हम कितनी अक्रंस करते हैं। अक्रंस का मतलब है एक सेल के अगेंस्ट एक से ज़्यादा आइटम जो है वो सेल हो सकती हैं। एक सेल के अगेंस्ट एक भी आइटम सेल हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हमारे पास ये जो ये सिंबॉलिकली स्टैटिक है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैनी, वन टू मैनी की रिलेशनशिप है। ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्लास है। कंटेन्स हमारे एसोसिएशन नेम है और वन टू मैनी ये हमारी अक्रंस है, इसको मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। एसोसिएशन, द सिमेंटिक रिलेशनशिप। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल। तो द सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्लासीफायर दैट इन्वॉल्व्स द कनेक्शन अमंग देयर इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जब हम एसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं तो वो एक सिमेंटिक रिलेशनशिप कहलाता है। तो अगर आप ये देखें, ये सिमेंटिकली है, सेल कंटेन्स आइटम। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा रिलेशनशिप है। तो सिमेंटिकली मीनिंगफुल बनाने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक एसोसिएशन होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं, इसलिए इसको हम सिमेंटिक रिलेशनशिप बोलेंगे। एसोसिएशन कैन बी फाउंड फ्रॉम एसोसिएशन लिस्ट। तो एसोसिएशन लिस्ट में हमारे पास जितने भी वर्ब्स होते हैं वो हमारी एसोसिएशन कहलाएंगे। इंक्लूड फॉलोइंग हाई प्रायोरिटी एसोसिएशन like A is a physical or logical part of B, A is a physical or logically contained in B, A is recorded in B। तो ये तीन कंडीशंस हैं। तीनों कंडीशंस में हम जो है वो एसोसिएशन जो है वो हम इसमें से मेंशन कर सकते हैं। An association is represented as a line between classes with an association name। तो ये हम पहले से देख चुके हैं कि विद द हेल्प ऑफ लाइन हमने इसको मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है जी एसोसिएशन नेम। इट शुड बी अ वर्ब फेस। ये भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है कि वर्ब होना चाहिए दैट इज़ रीडेबल एंड मीनिंगफुल इन मॉडल कॉन्टेक्स्ट। तो हमारे पास जो वर्ब है वो एक मीनिंगफुल इसमें आना चाहिए ताकि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना आसान हो। जैसे सेल कंटेन्स का ये जो वर्ब है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो ये यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना हमारे लिए आसान होगा। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम अ कैपिटल लेटर सच एज रिकॉर्ड्स, हाउसेस, पेड बाई और पेड बाई। तो जब आप एसोसिएशन की नेम लिखेंगे तो इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द कैपिटल लेटर। तो अगर हम देखें तो कंटेन का जो सी है दैट इज़ कैपिटल लेटर। इसी तरह हमारे पास और भी वर्ड्स हैं, जैसे रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स भी एक एसोसिएशन का नाम बन सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं बन सकता लेकिन वैसे बन सकता है।
उसमें आर कैपिटल है, हाउसेस का मतलब है, इसमें भी एच जो है वो कैपिटल है, पेड बाई ये भी एक वर्ब है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो एसोसिएशन नेम हो गई। थर्ड हमारे पास आ जाती है एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले हमने कंसेप्चुअल क्लासेस को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने जो है उसकी एसोसिएशन देखी। एसोसिएशन के बाद फिर हमारा नेक्स्ट टास्क होगा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि किसी की जो है वो उसके करैक्टरिस्टिक्स को देखना, उसकी जो है फर्दर मीनिंग को देखना, उसकी डिटेल को देखना। एन एट्रीब्यूट इज़ ए लॉजिकल डाटा वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लॉजिकल डाटा वैल्यू है उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब एट्रीब्यूट्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है? एट्रीब्यूट्स का एक नेम होता है, उसकी कोई डाटा टाइप हो सकती है, उसकी इनिशियल वैल्यू हो सकती है। कीपिंग इन माइंड जो इनिशियल वैल्यू होती है वो ऑप्शनल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कॉन्सेप्चुअल क्लास ले लेते हैं, एज की एक कॉन्सेप्चुअल क्लास है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? उसका पहला एट्रीब्यूट, उसकी खसूसियत क्या हो सकती है कि एज जो होती है वो ईयर्स में होती है इनिशली तौर पे। तो ईयर्स जो है वो एट्रीब्यूट का नाम हो गया। उसकी डाटा टाइप कौन सी हो सकती है? इंटीजर हो सकती है, तो हमने ये इंटीजर लिख दिया। आगे उसकी इनिशियल वैल्यू डिपेंड करता है आपकी लॉजिक के ऊपर। इनिशियल वैल्यू अगर बहुत ज़रूरी है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल होती है। एक और हम कॉन्सेप्चुअल क्लास देख लेते हैं। इस कॉन्सेप्चुअल क्लास को, जैसे हम बैंक अकाउंट है, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल क्लास है। इसके कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं? बैलेंस हो सकता है कि अकाउंट के अंदर एक बैलेंस होता है। उसकी डाटा टाइप क्या होगी? मनी हो सकती है। ये यूज़र डिफाइन जो है वो डाटा टाइप हो सकती है, क्योंकि दो टाइप्स की डाटा टाइप्स होती हैं। एक प्रिमिटिव डाटा टाइप होती हैं जिसको हम बिल्ट इन डाटा टाइप्स कहते हैं, जैसे इंटीजर हो गई, फ्लोट हो गई, डबल हो गई, स्ट्रिंग हो गई। दीज आर द प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। इसको हम कहते हैं कि ये पहले से डिफाइंड है। एक होती है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, जैसे हमने बैलेंस में जो है वो डाटा टाइप हमने खुद से डिफ़ाइन की कि ये मनी है, और आगे हमने ज़ीरो किया। अब यहाँ पर देखें कि इस कॉन्सेप्चुअल क्लास में ये हमारे लिए ये ज़रूरी हो गया इस कॉन्टेक्स्ट में कि इसकी जो इनिशियल वैल्यू है उसको हम डिफ़ाइन करें। तो इसमें हमने इनिशियल वैल्यू डिफ़ाइन कर दी 0। तो ये बैंक अकाउंट की जो एट्रीब्यूट है वो बैलेंस है, यानी कि एट्रीब्यूट का नाम बैलेंस है। उसकी डाटा टाइप जो है वो मनी है, जो कि यूज़र डिफाइन है, और ये जो 0 है ये उसकी इनिशियल वैल्यू हो गई। इसी तरह हमारे पास एक और कॉन्सेप्चुअल क्लास है, जैसे फ़्लाइट है। उसकी जो है हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल क्लास है, तो इसका एट्रीब्यूट सोर्स हो गया। तो सोर्स, इसकी डाटा टाइप ये भी यूज़र डिफाइन है। सोर्स उसका एयरपोर्ट को ही हो सकता है। उसका जो डेस्टिनेशन है ये हमारे पास जो है वो नेम हो गया एट्रीब्यूट का, और एयरपोर्ट जो है ये उसकी डाटा टाइप हो गई। तो ये हमारा डोमेन मॉडल था। इस डोमेन मॉडल में हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि कॉन्सेप्चुअली हमारी डोमेन के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसमें से भी हम ऐसी क्लासेस को चूज़ करते हैं जो कि हम समझते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो डोमेन मॉडल से हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें से भी सिलेक्शन करते हैं कि सॉफ्टवेयर में कौन सी क्लासेस होनी चाहिए, उनके नेम कौन से होने चाहिए, और इस डोमेन मॉडल के अंदर जो क्लासेस होती हैं उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लास होती है, दूसरी उसकी एसोसिएशन हमने जो है वो रखनी होती है, और हमने डिस्कस किया कि एसोसिएशन जो होती है दैट शुड बी अ वर्ब, और रेलेवेंट वर्ब होना चाहिए। तो एसोसिएशन के बाद फिर हम उसके एट्रीब्यूट्स भी जो है वो डिफ़ाइन करते हैं।
तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास एनालिसिस फेज़ में या मॉडलिंग फेज़ में हम सॉफ्टवेयर की जो क्लासेस हैं उसको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी एसोसिएशंस भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उसके अलावा हम उसके एट्रीब्यूट्स भी डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फिर प्रोग्रामर के पास जाती हैं और प्रोग्रामर को पता लग जाता है कि ये क्लास है, इसकी एसोसिएशन हमने किस क्लास के साथ बनानी है, और इसमें क्लासेस की नेम्स क्या होंगे, टोटल कितनी क्लासेस होंगी। तो ये सारी डिटेल जो है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एक प्रोग्रामर के पास जाती है, जो कि फिर वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।